हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर गुप्ता के। अब हम लोग रिसर्च में एथिक्स का क्या यूज है उसके बारे में समझते हैं। एथिक्स मतलब होता है क्या सही है क्या गलत है, उसके बीच में अंतर लाना। अगर आपने किसी काम को किया है तो अगर ऑनेस्टी पूर्वक किया है और प्रॉपर रूल से किया तो आपका वह रिसर्च गुड माना जाएगा। अगर आप अच्छा रिसर्च करना चाहते हैं तो प्लेगरिज्म को अवॉइड करना होगा। गिव प्रॉपर प्रेफरेंस, जो भी आप डेटा या जो भी लिटरेचर यूज कर रहे हैं उसका प्रॉपर सोर्स आपको देना है। साथ ही आपको डेटा, ट्रू डेटा को ही यूज करना है, कोई फॉल्स डेटा को आपके अपने रिसर्च में नहीं डालना चाहिए। और रिस्पेक्ट द पार्टिसिपेंट, जो भी पार्टिसिपेंट आपके रिसर्च में पार्टिसिपेट हुए हैं उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए। एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं कि मेंशन द ओरिजिनल ऑथर नेम वाइल यूजिंग देयर आइडिया। अगर उनकी आइडिया को अगर आप यूज किए हैं तो उसका ओरिजिनल नाम आपके थीसिस में होना चाहिए, आपके रिसर्च पेपर में होना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो वैसे रिसर्च को एथिक्स लेस रिसर्च कहा जाएगा। आपका रिसर्च में एथिक्स का यूज नहीं हुआ। अब हम लोग आर्टिकल के बारे में समझते हैं। आर्टिकल होता क्या है? आर्टिकल मतलब कहता है एक शॉर्ट रिटन रिसर्च पेपर होता है। ये शॉर्ट रिटर्न होता है, मतलब 5 पेज का हो सकता है, 1 पेज का हो सकता है, 10 पेज का हो सकता है, 15 पेज का हो सकता है। मतलब एक शॉर्ट रिटन रिसर्च है आपका, जो कि जर्नल के लिए पब्लिश, जर्नल या मैगजीन के लिए आप उसको राइट करते हैं। एक अपने आइडिया को आप उसमें दिखाना चाहते हैं। जैसे हम लोग लिखे कि डिजिटल मार्केटिंग इन एजुकेशन, इस पे हम लोग 5 पेज, 2 पेज, 7 पेज का एक रिसर्च पेपर अगर प्रेजेंट करते हैं तो वैसे पेपर को हम लोग आर्टिकल्स कहते हैं। रिव्यू आर्टिकल्स क्या होता है? जब हम आर्टिकल को रिव्यू करते हैं, उसको समराइज करते हैं या एक्सप्लेन द प्रीवियस रिसर्च एक टॉपिक में, तो वैसे हम लोग रिव्यू आर्टिकल कहेंगे। टाइप ऑफ रिव्यू आर्टिकल, पहला हो गया आपका नैरेटिव रिव्यू, दूसरा हो गया सेमेंटिक रिव्यू, तीसरा आपका मेटा एनालिसिस। नैरेटिव रिव्यू मतलब एक्सप्लेन द रिसर्च इन सिंपल डिस्क्रिप्टिव वे। अगर सिंपल डिस्क्रिप्टिव वे में आपने उसको एक्सप्लेन कर दिया तो वैसे हम लोग नैरेटिव रिव्यू कहेंगे। रिव्यू ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन स्टडी, उससे हम लोग नैरेटिव रिव्यू के अंतर्गत करते हैं। दूसरा है सेमेंटिक रिव्यू, मतलब कलेक्ट एंड स्टडी द रिसर्च इन इट्स ऑर्गेनाइज्ड मेथड। अगर हम ऑर्गेनाइज्ड मेथड से हम लोग डेटा को कलेक्ट करते हैं और अगर स्टडी करते हैं तो वैसे रिव्यू को हम लोग सेमेंटिक रिव्यू कहते हैं। जैसे एग्जांपल में स्टडी मेनी रिसर्च पेपर ऑन कोविड-19 वैक्सीनेशंस, तो ऐसे में हम लोग, तो इसे हम लोग सेमेंट्रिक रिव्यू, तो इस तरह का स्टडी को हम लोग सेमेंट्रिक रिव्यू कहेंगे। मेटा एनालिसिस मीन्स कंबाइंड रिजल्ट मैनी स्टडी टू फाइंड द फाइनल कंक्लूजन। फाइनल कंक्लूजन पाने के लिए हम लोग बहुत सारा स्टडी करते हैं, तो उस तरह का स्टडी को मेटा एनालिसिस कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल के रूप में कंबाइंड रिजल्ट ऑफ डिफरेंट स्टडी ऑन द स्टूडेंट परफॉर्मेंस। अब थीसिस के बारे में समझते हैं। थीसिस क्या होता है? थीसिस एक डिटेल रिसर्च डॉक्यूमेंट होता है जो कि प्रिपेयर किया जाता है आपके एकेडमिक डिग्री के लिए। अगर आपको पीएचडी की डिग्री प्राप्त करना है तो आपको एक रिसर्च डॉक्यूमेंट प्राप्त भेजना होगा, या रिसर्च डॉक्यूमेंट आपको यूनिवर्सिटी में जमा करना पड़ेगा। जैसे पीएचडी के लिए आपको रिसर्च वर्क सबमिट करना पड़ता है एक यूनिवर्सिटी में, उसी को हम लोग थीसिस कहते हैं, जो कि एक बुक के फॉर्म में होता है, लेकिन उसमें आपका रेफरेंस, बिब्लियोग्राफी, आपका डिग्री का कुछ पेपर्स, आर्टिकल्स, ये सारे उसमें इंक्लूड करके जमा करना होता है। थीसिस राइटिंग के कुछ स्टेप्स हैं जिसको हम लोग पहले भी देख चुके थे। पहला स्टेप जो है वो टॉपिक को सेलेक्ट करना, उसके संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये जो भी प्रॉब्लम है उसको फॉर्म करना, उसके बाद उसका डेटा को कलेक्ट करना, फिर डेटा को हम लोग एनालाइज करते हैं, उसका एक मैन्युस्क्रिप्ट तैयार करते हैं ताकि उस डेटा को समझाया जा सके, और फिर हम उसको एक कंक्लूजन तक पहुंचते हैं, और कंक्लूजन के बाद उसकी पूरा रिव्यू करते हैं, और रिव्यू करने के बाद उस डेटा को एक बुक फॉर्म में हम लोग बाइंडिंग करके यूनिवर्सिटी में उसको जमा करते हैं। तो इस तरह से थीसिस राइटिंग हमारा कंप्लीट होता है। थीसिस और आर्टिकल के बीच में अंतर समझते हैं। थीसिस जो होता है वो डिटेल रिसर्च वर्क होता है जो डिग्री के लिए लिखा जाता है, लेकिन आर्टिकल जो होता है वो शॉर्ट रिसर्च पेपर होता है। थीसिस का जो पर्पस होता है वो कंप्लीट रिसर्च एबिलिटी को दिखाता है, लेकिन आर्टिकल जो है वो शेयर करता है रिसर्च फाइंडिंग को। जो भी रिसर्च आप किए होंगे उसकी फाइंडिंग को शेयर किया जाता है। थीसिस होता है वो लॉन्ग होता है, और जबकि आर्टिकल शॉर्ट होता है। थीसिस जो होता है वो मोर डिटेल होता है, जबकि आर्टिकल जो होता है ब्रीफ होता है और फोकस्ड होता है। इसका ऑडियंस जो होता है वो टीचर्स होता है और एग्जामिनर्स होता है, जब आर्टिकल्स
इसका ऑडियंस रिसर्चर होता है और रीडर होता है। अब हम लोग एप्लीकेशन ऑफ ICT इन रिसर्च को समझेंगे। मतलब ICT का रिसर्च में क्या यूज है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का क्या यूज है। तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एक रिसर्चर को मदद करता है, किस लिए, डेटा को कलेक्ट करने के लिए, उसको स्टोर करने के लिए, साथ ही उसको एनालाइज करने के लिए, और जो इन्फॉर्मेशन आया उसको शेयर करने के लिए, वो भी कितना ईजिली और क्विकली, आसान और बहुत ही फास्ट तरीके से। इसका एप्लीकेशन है डेटा को कलेक्ट करने, दूसरा एप्लीकेशन है इसका कि उसको स्टोर करना, तीसरा इसका एप्लीकेशन है कि आप उस डेटा को ईजिली एनालाइज किया जा सकता है। लिटरेचर रिव्यू में मदद करता है, कम्युनिकेशन से मदद करता है, मतलब रिसर्चर कैन कम्युनिकेट, गाइड एंड पार्टिसिपेंट थ्रू द ईमेल या वीडियो कॉल से हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, जूम मीटिंग से रिलेट करते हैं। रिपोर्ट राइटिंग में मदद करता है, प्रेजेंटेशन में मदद करता है। जब हम लोग रिपोर्ट को सबमिट करते हैं तो प्रेजेंटेशन के थ्रू हम लोग रिपोर्ट को सबमिट करते हैं या एनुअल रिपोर्ट को दिखाते हैं, तो उस समय ये इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हम लोग को मदद करता है कि उसका कैसे चार्ट बनाया जाए, उसका किस तरह से प्रेजेंटेशन किया जाए, रिपोर्ट को कैसे तैयार किया जाए। तो ये सारा हमारा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ही मदद करता है। लास्ट हमारा पब्लिकेशन और शेयर है, जिससे कि रिसर्च पेपर को कैन बी पब्लिश्ड एंड शेयर ऑनलाइन। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का कुछ फीचर्स है जो रिसर्च में यूज होता है। पहला है कि वो सेव करता है टाइम को और कॉस्ट को, दोनों को सेव करता है। इम्प्रूव एक्यूरेसी को इम्प्रूव करता है। इजी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन को इजी एक्सेस करने में मदद करता है। फास्टर कम्युनिकेशन, बहुत इजीली हम कम्युनिकेट करते हैं, एक मेल छोड़ते हैं तुरंत हमारा कम्युनिकेशन हो जाता है, या फिर हम गूगल मीट से तुरंत कम्युनिकेट करते हैं, वहाँ जाने की भी ज़रूरत नहीं होती है। प्लस कहता है बेटर डेटा मैनेजमेंट, हमारा एक बेटर डेटा मैनेजमेंट ICT के थ्रू मिल जाता है। कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि ICT मेक रिसर्च फास्ट करता है, ईजियर कर देता है, साथ ही मोस्ट इफेक्टिव बाय द हेल्पिंग ऑफ द एवरी स्टेज ऑफ रिसर्च वर्क के हर एक स्टेज में इनके हेल्प से बहुत ही आसान हो जाता है, बहुत ही फास्ट हो जाता है और बहुत ही। अब हम लोग रिसर्च से संबंधित कुछ टॉपिक्स हैं जिसको हम लोग समझेंगे। पहला कहता है पीयर रिव्यू। पीयर रिव्यू क्या होता है? पीयर रिव्यू मतलब हो गया जब एक्सपर्ट चेक करता है क्वालिटी को ऑफ रिसर्च बिफोर द पब्लिकेशन, तो उसे पीयर रिव्यू कहते हैं। इसका पर्पस होता है कि इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ रिसर्च की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए, और दूसरा रिमूव एरर को रिमूव किया जाए। एग्जाम्पल के लिए ए प्रोफेसर रिव्यू ए रिसर्च पेपर बिफोर इट इज़ द पब्लिश्ड, जब पब्लिश किया जाता है उसके पहले एक प्रोफेसर उसको रिव्यू करता है, वैसे रिव्यू को हम लोग पीयर रिव्यू कहते हैं। सेकंड टर्मिनोलॉजी कॉन्फ्रेंस है, मतलब कहता है कि एक फॉर्मल गैदरिंग है, वेदर द एक्सपर्ट टीचर्स रिसर्चर एंड प्रोफेशनल्स डिस्कस ए स्पेसिफिक टॉपिक, एक स्पेसिफिक टॉपिक पे ये सभी मिल करके उस पे डिस्कस करते हैं, तो उसे हम लोग कॉन्फ्रेंस कहेंगे। इसका पर्पस है कि डेटा को शेयर करना, आइडिया को शेयर करना, रिसर्च को शेयर करना, साथ ही दूसरा है इसका कि लर्न न्यू डेवलपमेंट, नया डेवलपमेंट को सीखना। नेक्स्ट टॉपिक सेमिनार। सेमिनार इज ए स्मॉल एकेडमिक मीटिंग वेयर जहाँ वन एंड मोर पीपल्स प्रेजेंट ए टॉपिक फॉर डिस्कशन। जो लोग वहाँ उपस्थित होते हैं वो किस लिए? डिस्कशन करने के लिए किसी टॉपिक पे। पर्पस इसका क्या होता है? नॉलेज को इंक्रीज करना और इनकरेज द डिस्कशन एंड लर्निंग और डिस्कशन को इनकरेज करता है। एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं कि UGC नेट सेमिनार, यह एक सेमिनार हुआ जिसमें सब्जेक्ट क्या होगा कि रिसर्च मेथोडोलॉजी पे डिस्कस किया जाएगा, तो इसे हम लोग सेमिनार का रूप देंगे। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है वेबिनार। वेबिनार मतलब हो गया जब हम लोग ऑनलाइन सेमिनार कंडक्ट करते हैं थ्रू द इंटरनेट, क्योंकि उसे वेब के द्वारा हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं, मतलब इंटरनेट के यूज से कर रहे हैं, तो इसलिए इसको हम लोग वेबिनार का नाम देते हैं। इसका जो पर्पस होता है ऑनलाइन लर्निंग और डिस्कशन का, दूसरा होता है इसका कनेक्ट करता है पीपल को फ्रॉम द डिफरेंट प्लेस। नेक्स्ट है वर्कशॉप। वर्कशॉप क्या होता है? एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग सेशन होता है जहां पार्टिसिपेंट लर्न करता है डूइंग द एक्टिविटी, कोई एक्टिविटी करके सीखता है, तो उसे वर्कशॉप कहते हैं। इसका जो पर्पस होता है वो डेवलप स्किल और प्रैक्टिकल नॉलेज
प्रैक्टिकल नॉलेज को हम और स्किल को डेवलप करते हैं इस वर्कशॉप के माध्यम से। वर्कशॉप ऑन SPSS डेटा एनालिसिस एंड डिजिटल मार्केटिंग। नेक्स्ट है मीटिंग मतलब कहता है गैदरिंग ऑफ पीपल, डिस्कशन ऑन प्लान के बारे में डिस्कस करते हैं, किसी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करते हैं, किसी डिसीजन के बारे में डिस्कस करते हैं। वैसे गैदरिंग को हम लोग मीटिंग के नाम से जानते हैं। मीटिंग का जो पर्पस होता है वो एक्सचेंज आइडिया एंड मेक द डिसीजन। एग्जाम्पल रूप में कॉलेज स्टाफ मीटिंग फॉर एग्जामिनेशन प्लानिंग। एग्जामिनेशन प्लानिंग के लिए अगर कॉलेज का स्टाफ मीटिंग करते हैं तो उसे हम लोग मीटिंग के नाम से जानेंगे। जितने टर्मिनोलॉजी हम लोग ऊपर पढ़े हैं उनको अगर हम लोग एक सिंपल वर्ड में समझना चाहें कि कॉन्फ्रेंस किसको कहेंगे, किसको हम सेमिनार कहेंगे, किसको वेबिनार कहेंगे, किसको वर्कशॉप कहेंगे, किसको हम लोग मीटिंग कहेंगे, एक वर्ड में कह सकते हैं कि कॉन्फ्रेंस क्या करता है, शेयरिंग करता है रिसर्च और आइडिया को। जो भी आपके पास रिसर्च और आइडिया है उसको शेयर करता है तो वो आपका कॉन्फ्रेंस कहलाता है। सेमिनार में कहता है ये एकेडमिक डिस्कशन होता है। एक एकेडमिक का अगर जब डिस्कशन किया जाए तो उसे हम लोग सेमिनार कहेंगे। वेबिनार अगर हम ऑनलाइन सेमिनार करते हैं मतलब एकेडमिक डिस्कशन ही होगा लेकिन अगर ऑनलाइन करेंगे तो उसे हम लोग वेबिनार कहेंगे। वर्कशॉप मतलब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अगर देते हैं तो उसे वर्कशॉप कहेंगे। और अगर हम लोग डिसीजन मेकिंग के लिए जमा होते हैं तो उसे हम लोग मीटिंग कहेंगे। तो इस तरह से हमारा चैप्टर फिनिश होता है। इस चैप्टर के सारे नोट्स जो है वो KVS मदान बुक से लिया गया है, साथ ही गूगल का कुछ हेल्प लिया गया और ChatGPT के माध्यम से इस नोट्स को तैयार किया गया है। आप हमारे साथ बने रहिए, इन सभी का मैं PDF आपको शेयर कर दूंगा। क्लास में जो टॉपिक मैं समझाया हूँ उससे क्वेश्चंस आते हैं, आप इसको बार बार रिविजन कीजिए। मैं अपना एफर्ट पूरा लगाया हूँ। अगर किसी तरह का आपको लगता है कि इसमें और सुधार करना है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही किसी टॉपिक में आपको दिक्कत हो तो उसके लिए भी आप कमेंट कीजिए ताकि मैं उसके लिए भी अच्छा वीडियो बना सकूं। और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम एक व्यक्ति तक आप इसको शेयर कीजिए ताकि उसका भी हेल्प हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।